हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज का टॉपिक बहुत ख़ास होने वाला है। इसमें हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी की भयावहता पर और क्या उसका समाधान होगा या हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बेरोजगारी से जुड़े हुए जो विविध पहलू हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर हम बेरोजगारी की परिभाषा की बात करें तो कहा जाता है सामान्य भाषा में कि नौकरी ढूंढने पर अगर उसको पाने में कोई व्यक्ति असफल रहता है तो हम कह सकते हैं कि वो बेरोजगार है। पर इस परिभाषा के हिसाब से तो बहुत कम ही व्यक्ति मिलेंगे भारत में जो जिनको हम बेरोजगार की श्रेणी में ला सकते हैं। पर अगर एक आंकड़ा की बात करें तो 2019 के हिसाब से 26.4 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार की श्रेणी में थे, जो कि 2020-21 में 24.3 मिलियन व्यक्ति ही बेरोजगार बचे हैं। मतलब बेरोजगारों की संख्या में कमी आई है। और सबसे अधिक बेरोजगारी की बात करें तो हरियाणा में है और 37.4%। और अगर मतलब कम बेरोजगारी वाले राज्य की बात करें तो गुजरात, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे भी राज्य हैं जहां पर बेरोजगारों की संख्या कम मानी जाती है। तो बेरोजगारी का एक किस्म ये भी होता है जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी हिंदी में कहते हैं, जिसमें आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। और अगर पूरे देश में हम बेरोजगार रोग की संख्या की बात करें तो 2000 में ये 35.2% थी और 2022 में एक अनुमान के हिसाब से 65.7% का अनुमान था। और वर्तमान में यह अनुमान है कि अभी 80% युवा बेरोजगार है। सबसे ज़्यादा जो मतलब बेरोजगार कौन लोग होते हैं? जो मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी जो अगर बात यह है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिसको कि अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, तो जैसे निम्न मध्यम वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या उच्च मध्यम वर्ग हो, तो उसमें बेरोजगारी की संख्या है, ज़्यादा है और चिंताजनक स्थिति में भी है, जिसमें कि आरक्षण प्राप्त लोग भी हैं और आरक्षण की परिधि से बाहर भी लोग हैं। तो यहाँ मध्यम वर्ग में बेरोजगारी की जो समस्या है उस पर ज़्यादा चिंता जताई जाती है। और ऐसा क्यों है, इस पर हम इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। अगर मतलब आय के पैमाने की बात करें तो निम्न वर्ग वो है जो मतलब साल में 1.25 लाख रुपया तक कमाता है। या निम्न मध्य वर्ग की बात करें तो जो 1.26 लाख से 4.99 लाख रुपया तक कमाता है प्रति वर्ष। और मध्यम वर्ग की बात करें तो 5 लाख से 30 लाख रुपया जिनकी आय है सालाना। और उच्च मध्यम वर्ग की बात करें तो उनके आय की जो सीमा रखी गई है वो 30 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपया, 30 लाख रुपया से ऊपर और 2 करोड़ रुपया से नीचे के आय वर्ग में जो आते हैं उनको हम उच्च मध्यम वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरह से अगर मतलब हम बात करें भारत में तो 31% जो आबादी है भारत में वो मिडिल क्लास की आबादी है और ये देश में 50% आय सृजित करने में सक्षम है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने अलग अलग लोगों से संपर्क किया और अलग अलग स्थिति के हिसाब से आकलन किया कि क्या कारण हो सकता है। तो सामान्य कारण ये बतलाया जाता है कि अधिक जनसंख्या, निम्न कौशल स्तर, नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक वृद्धि, विकास और पूंजी की कमी। लेकिन प्रैक्टिकली जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो पाया कि ये जो कारण बतलाए जाते हैं
ये कारण बहुत रिलेवेंट नहीं है और बहुत सही कारण नहीं है। इसके लिए मैंने अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों से संपर्क किया और अलग अलग आंकड़ों का अध्ययन किया कि हम देख सकते हैं कि अब शादी विवाह में कितना ज़्यादा खर्च हो रहा है, मैरिज हॉल सब की संख्या कितनी बढ़ी है, और जो हमारे देश के जो उद्योगपति लोग हैं वो कितना मतलब आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अदानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में शुमार हो गए हैं, और मार्केट कैप की बात करें तो 18 लाख करोड़ उनका मार्केट कैप है। रिसर्च के हिसाब से भारतीय कंपनियां वैश्विक कंपनियों उससे करीब 1.25 गुना आगे है। भारत में हम देख सकते हैं कि हेल्थ पर्यटन में कितना आगे है। इंग्लैंड, अमेरिका और कई यूरोपीय देशों से लोग यहाँ आकर के इलाज करवाना पसंद करते हैं। इलाज कराने के लिए लोग भारत आते हैं। तो कई जगह हम देखते हैं कि कई विभाग में इतना सीट खाली है और कई विभाग में तो कर्मियों के अभाव से परेशानी हो रही है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो कई जगह जो नौकरी से हटा दिया गया है, कुछ सेवा क्षेत्र में, कुछ आईटी सेक्टर में, तो उससे जो एम्प्लाई वहाँ बच रहे हैं या बच गए हैं या काम कर रहे हैं तो उन पर वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। पहले जैसे उनको 10-12 घंटा काम करना पड़ता था, तो अभी 15 से 17 घंटा काम करना पड़ रहा है। तो ये जो स्थिति जो बन रही है, तो इसमें ये एक कंट्रोवर्शियल उत्पन्न करती है। जब पूंजी बढ़ रही हो, जब उद्योग बढ़ रहा हो, जब इतना खपत बढ़ रहा हो, जब लोगों में क्रय क्षमता इतनी बढ़ रही हो, जब कंज्यूमर प्रोडक्ट सबका इतना टर्नओवर हो, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ी है। तो इसके लिए हमको संगठित और असंगठित क्षेत्र का भी अध्ययन करना पड़ेगा। फिर लेबर लॉ का भी जो कुछ प्रोस्पेक्ट्स है और एस्पेक्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है बेरोजगारी के लिए, उन सब को का समन्वय करना होगा अध्ययन में, और तब हम सही बात को समझ सकते हैं। और मतलब जो ऐसे आदमी हैं जो क्राइम करके पैसा कमा रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप अगर कोई रोजगार करना चाह रहे हों तो आप देखेंगे कि कई बार आपको उचित कामगार नहीं मिलेगा, आपको नौकर नहीं मिलेगा, आपको स्टाफ नहीं मिलेगा। एक सज्जन थे जिनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे जानना चाहा कि देश में इतना बेरोजगारी की समस्या है, तो उन्होंने सिरे से नकार दिया कि हमको तो कोई बेरोजगार नहीं मिल रहा है, आपको कैसे मिल रहा है। और उन्होंने अपने बारे में बताया कि जिस समय में वो पढ़ रहे थे उसी समय में उन्होंने सोचा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा, क्योंकि उनकी प्राथमिकता उनके भाषा में पैसा थी, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहे थे और उनके हिसाब से नौकरी में आप उतना पैसा नहीं कमा सकते हैं। और उन्होंने मेडिसिन का धंधा किया और अच्छी पूंजी बनाई, बहुत पैसा कमाए। वहीं एक व्यक्ति से मैं मिला जो चाहते थे कि उनके पास ज़मीन भी था और जगह भी थी और चाह रहे थे कि डेयरी उद्योग खोलें, और इसके लिए जाकर के उन्होंने करनाल में ट्रेनिंग भी लिया। लेकिन मतलब उनके माता पिता ने कहा कि तुम अगर गौ पालन करोगे दूध उत्पादन के लिए तो फिर उसको चारा कैसे खिलाओगे, तुमको इतना मेहनत करना होगा। उनके माता पिता इसके लिए तैयार नहीं हुए और फिर वो अध्ययन करते रहे। फिर मतलब एक कन्वेंट स्कूल में नौकरी की 500 रुपये महीने पर, फिर LLB करके लॉ किया, फिर उसके बाद फिर LIC के मतलब एजेंट बने। इस हिसाब से उनकी यात्रा जारी रही और मतलब वो नौकरी की तलाश कर रहे थे। वहीं कुछ व्यक्ति जो शुरू से ही अपना स्वरोजगार पर ध्यान केंद्रित किए तो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। वहीं कुछ व्यक्ति को स्वरोजगार में सफलता नहीं मिली तो आज उनके साथ थोड़ी सी दिक्कत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ व्यक्ति अपने अध्ययन को नहीं बढ़ाया है, कुछ व्यक्तियों ने अपने अध्ययन को नहीं बढ़ाया है, अपने कौशल को नहीं बढ़ाया है। और जब नौकरी समय सरकारी नौकरी में वैकेंसी निकलती है तो अनाप शनाप वो घूस दे करके, कदाचार करके, सेटिंग करके
फर्जीवाड़ा करके, पेपर लीक करके चाहते हैं कि नौकरी में आ जाएं। अब ऐसे ऐसे अनैतिक व्यक्ति जब सरकारी नौकरी में आते भी हैं तो जनता का काम करने के बजाय, सरकारी काम करने के बजाय जनता का शोषण ही करते हैं। अब क्यों लोग सरकारी, जब मतलब अगर हम नौकरी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर में बहुत सारा जॉब है, लेकिन लोग सरकारी नौकरी में इतना कदाचार करके, इतना घूस दे करके, इतना फर्जीवाड़ा करके क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे जगह में कार्य संस्कृति की अभाव है और वो चाहते हैं कि उनको बैठे बैठाए माने पैसा मिले या बहुत अधिक पैसा मिले, और इस तरह से वो गलती सलती करके चाह रहे हैं कि मतलब नौकरी में घुस जाएं। मैंने देखा है कि एक एक आदमी को 5-5, 10-10 नौकरी मिली। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने लगभग 13 साल में 13 नौकरियां बदली हैं और आज वो मतलब प्रोफेसर में उनकी नियुक्ति हुई है। तो इससे पहले वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे थे और कभी उन्होंने बेरोजगारी का अनुभव नहीं किया। मैं स्वयं कभी भी अपने आप को बेरोजगार के फौज में नहीं शामिल पाया और हमेशा मतलब जब से मैं अध्ययन कर रहा हूँ और अध्ययन उपरांत हमेशा अपने आप को किसी न किसी रोजगार में व्यस्त पाया। ऐसे ही एक सज्जन मिले जिनका इंडस्ट्रीज है और वो डेयरी चला रहे थे। तो डेयरी का एक केयर टेकर एक महिला थी और वो जो काम कर रही थी तो उसमें उसको वो 400 रुपये रोज़ देते थे और वो एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई थी, तो उसके खाते में लगभग 25,000 रुपया आ गया, तो उसने काम करना ही छोड़ दिया। तो ये ऐच्छिक बेरोजगारी है। उसको रोजगार मिला हुआ था लेकिन उसने काम छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को तलाश किया तो नौकरी तो मिली, लेकिन वो आदमी उस काम में सफल नहीं हो सके। तो अभी अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो अभी वर्तमान सरकार के जो एक शीर्ष नेता हैं वो कह रहे हैं कि 130 करोड़ की आबादी में प्रत्येक को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है और मतलब निजी क्षेत्र का विस्तार करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। और ख़ास करके हम देख सकते हैं कि कई युवा जो BA MA कर लिए हैं लेकिन उनको एक सामान्य बात की भी जानकारी नहीं है, सामान्य ज्ञान भी नहीं है उनका। तो ऐसे ऐसे जो आदमी हैं जो कई बार वो कुशल श्रमिक के श्रेणी में आते हैं या कुशल कामगार के श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनका ज्ञान इतना कम है कि वो ठीक से कम काम नहीं कर पाते हैं। तो कई जगह स्थिति ऐसी है कि वो जो जिस काम के लिए वो आवेदन दे रहे हैं उस काम के योग्य नहीं हैं, लेकिन उनका प्रयास जारी है और अपने आप को बेरोजगार के श्रेणी में शामिल करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में अगर हम भारत की बात करें तो ऐसा दावा किया जाता है और आप कई बार इसको सत्य भी पा सकते हैं कि 22 करोड़ श्रमिक परिवारों का एक प्रभावशाली नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें कि मोदी सरकार के द्वारा इन परिवारों को अन्य लाभों के अलावा मुफ्त मासिक राशन, मुफ्त रसोई कनेक्शन, मुफ्त शौचालय, सब्सिडी युक्त सस्ते घर, प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण का लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, ये सब दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि इतना सब अगर दिया जा सकता है तो नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है? और कई बार सरकार की प्राथमिकता के हिसाब से भी सरकारी नौकरी मिलती है और नहीं भी मिलती है। जैसे वाजपेयी की पीरियड में जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की घोषणा की गई तो उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरी से हटाया गया। तो इसी तरह से जो रोजगार का अवसर कहाँ कहाँ मिल सकता है इसको हमको रेखांकित करना चाहिए। जैसे मतलब उद्योग का क्षेत्र है या सेवा क्षेत्र है। जैसे भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर रेलवे हुआ करता था, इसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि दूसरा जो सबसे बड़ा नियोक्ता है उसमें हम TCS को कह सकते हैं, जो एक प्राइवेट सेक्टर का मतलब की कंपनी है, वो भी सेवा क्षेत्र से संबंधित है। उसको भी बहुत रेलवे के बाद बड़ा नियोक्ता माना जाता है। या फिर अगर हम देश में बैंकिंग सेक्टर को मिला लें
पूरा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का, तो वो भी बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ लोगों को रोजी रोटी मिलती है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि आईटी सेक्टर है, या इनकम टैक्स, या मतलब कोऑपरेटिव है, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, या न्यायपालिका, तो इस सब, या पुलिस है, या पर्यटन वाला क्षेत्र है, या मतलब ये सब क्षेत्र काफ़ी रोजगार सृजित कर सकती है। अगर हम पशुपालन की बात करें तो पशुपालन के ही एक विंग में अगर हम सिर्फ बकरी पालन की बात करें तो उसका टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपया है। इसी हिसाब से अगर हम इसमें सूअर पालन, गौ पालन, भैंस पालन, ये सब को शामिल कर लें तो हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना लाख करोड़ का टर्नओवर होगा। इसी हिसाब से अगर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मात्र इसका अभी मतलब 1 से 2% एक्सप्लॉइट हो पाया है, और अगर ये पूरा एक्सप्लॉइट हो गया तो कितने लोगों को हम रोजी रोटी दे सकेंगे। और इतने ही लोगों को रोजी रोटी ही दे सकते हैं ऐसी बात नहीं है। जैसे पेय पदार्थ मान लीजिए कि फल सब पर आधारित है, तो फल क्या पर आधारित अगर पेय पदार्थ का एक्सप्लॉइटेशन ठीक से हो पाया तो जो फल सब सड़ जाता है वो भी नहीं सड़ पाएगा और किसानों को भी अच्छी आय होगी। तो इस तरह से अगर हम प्रबंधन करें तो हम देख सकते हैं कि हम कितना आगे जा सकते हैं। और इसी आधार पर कई कंपनी जो कि सरकारी क्षेत्र की कंपनी थी तो बहुत बदतर स्थिति में थी। जैसे हम एक वेदांता का उदाहरण ले सकते हैं, जो जब उसका निजीकरण किया गया था तो आज वो कितना शीर्ष पर है। इन बातों को ध्यान में रख करके हम रोजगार की व्यवस्था कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।